गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 7 जिसका क्या नेम है? क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 7 जिसका नेम है क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। बैठ जाना, अत्यंत निराश हो जाना। आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के दोष प्रकट करना। अब हम देखते हैं इसका प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया। इस अंश में लेखक ने आज के भारतीय समाज की दशा बड़ी निराशाजनक दिखाई है। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। द्विवेदी जी कहते हैं कि आज हमारे सामाजिक जीवन में इतने दोष दिखाई देते हैं कि मन घोर निराशा से भर जाता है। यदि समाचार पत्रों पर दृष्टि डालें तो वे नित्य ही ठगी, चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की खबरों से भरे हुए दिखाई देते हैं। लोग एक दूसरे की कमियों और आचरण पर कटाक्ष करते रहते हैं। यह सब देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हम सारा देश चोरों, डकैतों, ठगों और भ्रष्ट लोगों से ही भर गया है। लगता है अब कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। आज तो हर व्यक्ति की नीयत और कामों पर लोग संदेह प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति समाज में जितने ऊंचे पद पर काम करता है उस पर उतने ही अधिक दोष मढ़े जाते हैं। ऐसी स्थिति में कोई आश्वासन और उत्साहित कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। गद्यांश का उचित शीर्षक प्रदान कीजिए। गद्यांश का उचित शीर्षक समाज की दशा हो सकता है। सामाजिक वातावरण का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ता है। समाज की दशा को देखकर लेखक का हृदय निराशा से भर जाता है। समाचार पत्रों में अधिकतर समाचार किन विषयों पर होते हैं। समाचार पत्रों में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार आदि के समाचार ही अधिक प्रकाशित होते हैं। देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है, ऐसा क्यों लगता है। हर व्यक्ति में दोष निकाले जाने के कारण और हर उच्च पद में कार्यरत व्यक्ति में और अधिक दोष दिखाए जाने के कारण ऐसा लगता है कि अब देश कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाया लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। गुणी कमियां बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अब हम पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। दोष, अवगुण, खोजने, ढूंढने। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध क्या निराश हुआ जाए से लिया गया है। इस अंश में लेखक ने कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों पर दोषारोपण किए जाने के चलन पर चिंता जताई है। अब हम पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। लेखक कहता है कि एक बार किसी मान्य व्यक्ति से उससे कहा था कि समाज में वह व्यक्ति चैन से रह सकता है जो व्यक्ति काम को हाथ में न ले। आजकल कर्तव्य का पालन करने वाले या किसी भी सही काम को करने वाले व्यक्ति में अनेक प्रकार के दोष दिखाना आरंभ कर देते हैं। लोग उस कर्मठ व्यक्ति के गुणों पर तनिक भी ध्यान नहीं देते, केवल
उसकी साधारण कमियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना आरंभ कर देते हैं। ऐसा कौन आदमी होगा जिसमें कोई न कोई कमी न हो। इस अनुचित रवैये के कारण हर काम करने वाले में दोष ही अधिक दिखाई दे रहे हैं। गुणवान आदमी तो ढूंढने पर भी नहीं मिलता। समाज में व्याप्त इस स्थिति को देखकर हर विचारशील आदमी को चिंता होना स्वाभाविक है। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। किसी बड़े आदमी ने लेखक से क्या कहा था? बड़े आदमी ने लेखक से कहा था कि आज वह आदमी सुखी है जो कुछ नहीं करता। कुछ न करने वाला सुखी क्यों है? कुछ न करने वाला इसलिए सुखी है क्योंकि कुछ न करने के कारण वह लोगों को आलोचनाओं और दोष निकालने की प्रवृत्ति से बचा रहता है। लेखक ने लोगों की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया? किस प्रवृत्ति? ऐसी प्रवृत्ति की ओर संकेत किया जो दोषों को तो बढ़ा चढ़ाकर बताती है और अच्छाई को भुला देती है। आज चिंता का विषय क्या है? आज चिंता का विषय क्या है? लोगों के द्वारा दूसरों में दोष ढूंढने की आदत आज क्या है? चिंता का विषय है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष की सती से गहर में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सुख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो सकता है हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत और रहेगा। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। अतीत, भूतकाल, इतिहास, गहर, गड्ढा, पतन। अब हम पहले इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित पाठ क्या निराशा हुआ जाए से लिया गया है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस अंश में लेखक भारत की महान संस्कृति के वर्तमान स्वरूप को देखकर शंका प्रकट कर रहा है और कि क्या यही वही भारत है जिसका सपना रविंद्रनाथ, तिलक और महापुरुषों ने देखा था। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या। भारतीय समाज का वर्तमान स्वरूप गहरी निराशा पैदा करने वाला है। समाचार पत्र चोरी, डकैती, झूठ, भ्रष्टाचार से संबंधित खबरों से भरे रहते हैं। लोग एक दूसरे पर दोष लगाने में लगे रहते हैं। यह सब देखकर द्विवेदी जी के मन में शंका होती है कि आज का यह भारत बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय के सपनों का भारत नहीं है। उन्होंने जिस भारत के सपने देखे थे वह तो अपनी महान संस्कृति और सभ्य से सारे विश्व में प्रसिद्ध भारत था। वह महान भारत इतिहास में कहाँ खो गया जिस भारतीय समाज में आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, हिंदी संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति और यूरोपीय देशों की संस्कृतियों के मानने वाले लोग महान परस्पर मिलजुल कर रहते आए थे। वह महान भारतीय संस्कृति कहाँ गई? अनेक संस्कृतियों को अपनी गोद में संभाल लेने वाली वह भारतीय संस्कृति करोड़ों मनुष्य के एक महासागर की समान थी। क्या वह मानव मिलन का समुद्र सूख गया है? लेखक को इस पर विश्वास नहीं होता। वह निराश होकर बैठ जाना नहीं चाहता। उसे पूरा विश्वास है कि भारतीय विद्वान और महापुरुषों ने जिस भारतीय संस्कृति और उदार समाज की कल्पना की थी वे आज भी है और आगे भी रहेगी। अब हम देखते हैं इसके पहले क्वेश्चन आंसर। तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ और मालवीय जी ने कैसे भारत का सपना देखा? तिलक, गांधी, रविंद्रनाथ तथा मालवीय जी ने एक महान संस्कृति और सभ्य वाले भारत का सपना देखा था। अतीत के गहर में डूबने का से क्या? अतीत के गहर में डूबने का से इतिहास के पन्नों में खो जाना, वर्तमान में दिखाई न पड़ना। भारत किनकी मिलन भूमि रहा है? भारत आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान और यूरोपीय संस्कृतियों से मिलन का स्थान रहा है। लेखक आज भी क्या विश्वास बना हुआ है? लेखक को दृढ़ विश्वास है कि भारत की महान संस्कृति और सभ्य आज भी जीवित है और आगे भी बनी रहेगी। तो आज हमने जो पैराग्राफ पढ़े हैं उनको क्या करोगे? उनको अच्छे से पढ़ोगे और उनको अच्छे से समझोगे।
और इनके जो क्वेश्चन आंसर है इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।